हेलो। हाँ भाई, RLC सर्किट बता दिया था ना लास्ट टाइम पे। इसके बाद है अपना चलो सबसे पहले ट्रांसफार्मर देख लो। ठीक है, ट्रांसफार्मर वैसे कई बार बता चुके हैं, एक बार फिर समझ लो, इम्पोर्टेंट भी है। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? परिणामित्र। ट्रांसफार्मर इंग्लिश वर्ड है ये। ठीक है, ठीक। तो ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित। अन्योन्य प्रेरण बताया था ना, जिसमें दो कुंडलियाँ होती हैं, एक कुंडली के द्वारा दूसरी कुंडली प्रेरित होती है। ठीक है, तो अन्योन्य प्रेरण पर आधारित है। और वह युक्ति है जिसके द्वारा लो वोल्टेज की हाई करंट को हाई वोल्टेज की लो करंट में, या फिर हाई वोल्टेज की लो करंट को लो वोल्टेज की हाई करंट में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, जब लो वोल्टेज है तो हाई करंट, और इसको चेंज करेंगे हम हाई वोल्टेज की लो करंट में, या फिर हाई वोल्टेज की लो करंट को लो वोल्टेज की हाई करंट में परिवर्तित करते हैं। कौन से सिद्धांत पर आधारित है? अन्योन्य प्रेरण पर आधारित है। ठीक है, अच्छा, जब लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज बनाएगा, ठीक है, करंट, देखो इसका जो नेम दिया जाता है वो वोल्टेज के हिसाब से देते हैं, ना कि करंट के हिसाब से। जब लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज बनाओगे, इसे बोलेंगे ऊंचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप। और जब हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज बनाएंगे तो बोलेंगे अपचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन। समझ आई बात कि नहीं? स्टेप अप है, फिर स्टेप डाउन है। क्लियर होगी बात कि नहीं? ये हमारा क्या है? ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर जो है उसके बारे में अपन और क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो ऊंचाई वाले में लिख देना लो वोल्टेज की हाई करंट को हाई वोल्टेज की लो करंट, या अपचाई वाले में क्या लिखोगे? स्टेप डाउन में हाई वोल्टेज की लो करंट को लो वोल्टेज की हाई करंट में परिवर्तित करता है। ठीक है, किस सिद्धांत पर काम करता है? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। मेन चीज़ तो यही है, बाकी सब तो चीज़ें आपको बार बार लिखनी पड़ेंगी, जैसे कि हम आपको बता ही दें। और एक बात और इम्पोर्टेंट चीज़, अन्योन्य प्रेरण केवल AC पर आधारित हो सकता है, DC पे नहीं। क्योंकि DC में जानते हो तुम एक जैसा फ्लक्स रहेगा, फ्लक्स परिवर्तित ही नहीं होगा, और जब फ्लक्स परिवर्तित नहीं होगा तो फिर फैराडे का नियम नहीं लगेगा। समझ रहे बात को नहीं? फ्लक्स परिवर्तन के कारण तो उत्पन्न होगा विद्युत भागबल। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखो ट्रांसफार्मर AC पे वर्क करता है, DC पे नहीं। ठीक है, फिर इसकी लिखेंगे रचना, संरचना, कंस्ट्रक्शन जो भी है। तो क्या लिखोगे? इसमें दो कुंडलियाँ होती हैं। ठीक है, एक होती है प्राथमिक कुंडली, एक होती है द्वितीय कुंडली। एक होती है हमारी कौन सी? प्राथमिक कुंडली। एक होती है हमारी कौन सी? द्वितीय कुंडली, सेकेंडरी कॉइल। ये होगी अपनी प्राइमरी, ये होगी अपनी सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल वह कॉइल है जिसमें हम सप्लाई खुद देते हैं, AC। ठीक है, और सेकेंडरी कॉइल क्या है? जिससे हम आउटपुट लेते हैं, यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, ये हमारा इनपुट रहेगा, ये हमारा आउटपुट रहेगा। क्लियर होगी बात कि नहीं? अच्छा, इसके अलावा ये जो तुम्हारी वायरिंग है, ये काय पे करी जाती है? क्रोड पे करी जाती है। ठीक है, देखो इसमें नरम लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर एक आयताकार अथवा गोलाकार पटलित क्रोड बनाई जाती है। देखो क्रोड कैसे बनेगी? इस टाइप से कुछ, इस टाइप की ऐसी पत्तियां टाइप की रहेंगी। ठीक है, और उनको इकट्ठा करके अपन क्रोड बना लेंगे। पता नहीं कौन है। ठीक है भैया, तो संरचना में सबसे पहले क्या है? इसमें नरम लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रख के अपन बनाते हैं एक पटलित क्रोड। ठीक है, ये एक पटलित क्रोड बना रहे हैं। पत्तियाँ टाइप की रहेंगी, जैसे आपने देखी होंगी इन्वर्टर में E टाइप की पत्तियाँ होती हैं, हमने बताई थी। उनके ऊपर एक सेट करके इतना ऊंचा अपन एक समझ रहे बेस टाइप बना लेते हैं, जिस पे वायरिंग करी जाती है।
समझ गए ना, हाथ पे थोड़ी वायरिंग करेंगे या हवा में, समझ रहे ना, एक चबूतरा टाइप के बनाएंगे अपन चौकोर, समझ रहे हो, उस पर एक तरफ वायरिंग करेंगे प्राइमरी, एक तरफ वायरिंग करेंगे कौन सी सेकेंडरी। तो काय का बनाते हैं उसको, नरम लोहे का। किसका बनता है, ध्यान रखो, जो क्रोड बनती है वो क्रोड की काय की बनती है, नरम लोहे की। क्यों, क्योंकि इसकी चुंबकीय प्रॉपर्टी अच्छी है, समझ गया ना बात को, इसकी चुंबकीय प्रॉपर्टीज अच्छी हैं, अच्छा चमकद है इसका, इसलिए नरम लोहे का बनाते हैं। ठीक है, तो नरम लोहे की एक पटलेट क्रोड होती है, ठीक है, जिस पर अपन क्या कर देते हैं, वायरिंग, एक तरफ प्राथमिक कुंडली, एक तरफ द्वितीयक कुंडली। ठीक है, अब अगर हम बात करें किसकी, ऊंचाई ट्रांसफार्मर की, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी साइड है वो लो वोल्टेज है और हाई करंट है। जहाँ हाई करंट रहेगी यानी प्राइमरी साइड, यहाँ कर दे रहे हैं हम। और एक बात और, जो लो वोल्टेज रहेगा वहाँ पे फेरे कम रहेंगे। ठीक है, और दूसरी तरफ हाई वोल्टेज, तो यहाँ पे फेरे ज़्यादा कर दो, ये देखो फेरे ज़्यादा है, समझ है ना बात को, एक तरफ फेरे कम है, एक तरफ फेरे ज़्यादा है। ठीक है, तो जहाँ पे फेरे कम होते हैं वहाँ पे वोल्टेज लो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे करंट हाई है, जहाँ करंट हाई होगी वहाँ तार मोटा लगाना। ठीक है, तो यहाँ पे फेरे कम रहेंगे प्राथमिक तरफ, लेकिन तार लगेगा मोटा ताकि करंट को सहन कर पाए। ठीक है, यानी ज़्यादा एरिया वाला मोटा तार। और यहाँ इस तरफ क्या है, हाई वोल्टेज है, तो हाई वोल्टेज के लिए फेरे जाना चाहिए हमें। ठीक है, तो इधर पे अधिक फेरे यानी कि फेरे ज़्यादा होंगे। ठीक है, और तार जो लगेगा वो होगा पतला तार। समझ में आई बात कि नहीं। ठीक है, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है उसमें लो वोल्टेज की हाई करंट को, अब लो वोल्टेज क्यों कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे अपने फेरे कम है। ठीक है, और हाई करंट क्यों कह रहा है, क्योंकि तार अपन ने मोटा लगाया। और दूसरी तरफ जो है हमें क्या चाहिए, हाई वोल्टेज, इसलिए यहाँ पे फेरे ज़्यादा कर दिए। फेरे ज़्यादा करने से क्या होगा, विद्युत भागफल का फॉर्मूला पता है, E बराबर ND⁵/dt। जितने फेरे ज़्यादा रखोगे उतनी ज़्यादा विद्युत भागफल बनेगा, उतनी ज़्यादा वोल्टेज बनेगा। तो वोल्टेज हाई करने के लिए हमेशा फेरे ज़्यादा करने हो, जहाँ फेरे ज़्यादा होंगे वहाँ पे करंट लो होगी, करंट लो झेलने के लिए तार पतला चाहिए। अब इधर आओ, हाई वोल्टेज की लो करंट को, करंट लो है, ठीक है, और वोल्टेज हाई है, इसका मतलब यहाँ पे प्राथमिक तरफ ज़्यादा फेरे, कौन से ट्रांसफार्मर में, अपचाई में, समझ गए। फेरे कैसे होंगे, ज़्यादा। ठीक है, और तार जो लगेगा वो कैसा होगा, पतला। समझ आई बात कि नहीं। और दूसरी तरफ देखो, लो वोल्टेज की हाई करंट, लो वोल्टेज है तो फेरे कम है, करंट हाई है इसलिए तार लगेगा मोटा। समझ, ये संरचना है। एक बार फिर सुन लो, क्या करते हैं, नरम लोहे की क्रोड लेते हैं, पटलित क्रोड। पटलित क्रोड क्यों बना रहे हैं, ताकि भंवरधारा हानि कम हो। समझ गए ना, पटलित क्रोड को बनाई, भंवरधारा हानि कम हो। कभी भी कोई पूछे कि भंवरधारा हानि को कैसे कम करते हैं, क्रोड को पटलित लगाओ। ऐसा नहीं है कि इकट्ठा पूरा एक अपना लोहे का इतना बड़ा चबूतरा उठा ले उस पर वायरिंग कर दो, नहीं, जितना आयतन ज़्यादा रहेगा, समझ गए ना, तो क्या होगा उससे उतनी ज़्यादा भंवरधारियाँ होंगी। तो हम क्या करेंगे, इतनी मोटी चीज़ को हम उसके कई सारे पीस कर देंगे, जैसे पनीर का पीस होता है पूरा इतना बड़ा, एक लंबाई चौड़ाई में तो ऐसा होता है, उसके हम कई सारे पीस कर देंगे, समझ गए ना, कई सारी परतें बना देंगे, तो क्या होगा, उनमें भंवरधारा हानि कम होगी, एडी करंट लॉसेस कम होंगे। इसलिए क्रोड पटलित बनाई जाती है, एक परत, फिर दूसरी परत, फिर तीसरी परत, चौथी, बीच में खोखला है। और यहाँ से तार को पीछे से डालेंगे, ऐसे निकाला, फिर पीछे डाला, ऐसे निकाला, इस तरह से वायरिंग करेंगे। और ऐसे इस तरफ, समझ गए, एक तरफ प्राथमिक, एक तरफ द्वितीयक। ठीक है, तो ऊंचाई वाले में क्या होगा, जो प्राथमिक है जहाँ पे हमें इनपुट करना है वहाँ लो वोल्टेज हाई करंट है, तो लो वोल्टेज के कारण वहाँ पे कम फेरे लगेंगे और हाई करंट के कारण तार मोटा लगेगा। दूसरी साइड क्या हुआ, हाई वोल्टेज लेना है तुम्हें, तो वहाँ फेरे ज़्यादा करो, करंट लो करो, लो करंट के लिए तार पतला लगाओ। अपचाई ट्रांसफार्मर में इधर हाई वोल्टेज है प्राथमिक तरफ, ठीक है, इसलिए फेरे ज़्यादा, प्राथमिक कुंडली में फेरे ज़्यादा, और लो करंट है तो तार पतला। दूसरी तरफ क्या है, लो वोल्टेज है तो फेरे कम, हाई करंट है तो तार मोटा। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, संरचना हो गई। क्लियर है बात। फिर आते हैं अपन लोग काय पे, कार्यविधि पे। ठीक है, तो कार्यविधि क्या है, सीधी सी बात है, यहाँ पे अपन इनपुट सप्लाई देंगे, जब इनपुट सप्लाई दोगे तो प्रेरण के द्वारा दूसरी कुंडली में विद्युत भागफल बनेगा। किसके नियम पर आधारित है, फैराडे के नियम पर आधारित है, सिंपल चीज़ है। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे फेरे हैं हमारे NP, ठीक है, NP मतलब N का मतलब फेरे, P फॉर प्राइमरी में, और यहाँ पे फेरे हैं NS, N फॉर फेरे, S फॉर किस में, सेकेंडरी में। ठीक है, तो एक तो होगा स्वप्रेरण, एक होगा अन्योन्य प्रेरण। स्वप्रेरण खुद कुंडली में, इसमें अपने आप में, ठीक है, और दूसरी कुंडली में इसके द्वारा, इसमें क्या होगा, अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाओ, प्राथमिक कुंडली में विद्युत भागफल, प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल
यानी ईपी, समझ गए ना। ई फॉर विद्युत भागबल, पी फॉर प्राइमरी में खुद के स्वप्रेरण के कारण। फॉर्मूला क्या होता है, एन डी फाई अपॉन डी टी, यहाँ पे कर देना एन पी, समीकरण नंबर 1। फिर आएंगे द्वितीय कुंडली में, पहली के द्वारा दूसरी में, समझ गए ना, क्योंकि इसका फ्लक्स कुछ ऐसे भी पास करेगा, और अगर इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसका भी फ्लक्स चेंज होगा, और इसमें फ्लक्स परिवर्तन के कारण अपना एक विद्युत भागबल जनरेट होगा, वही तुम्हें क्या मिलेगा, आउटपुट के रूप में बाहर। तो क्या लिखेंगे, द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत भागबल यानी ई एस, क्या लिखेंगे, एन एस डी फाई अपॉन डी टी, समीकरण नंबर 2। डी फाई अपॉन डी टी दोनों में सेम रहेगा, समीकरण नंबर 1 का 2 में कर दो भाग, तो ई पी बटे ई एस बराबर में डी फाई अपॉन डी टी से डी फाई अपॉन डी टी काट दो, एन पी बटे एन एस, एक ये चीज़ मिली, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, ई फॉर क्या होता, विद्युत भागबल कह लो या वोल्टेज भी तो कह सकते, तो हम बराबर कर सकते वी पी अपॉन में वी एस के। क्लियर होगी बात। अब इसके नीचे लिखना, ट्रांसफार्मर में कभी भी शक्ति परिवर्तित नहीं होती है, वोल्टेज चेंज होगा, ये देखो, लो वोल्टेज की हाई को हाई वोल्टेज की लो में बदल रहा, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज के हाई में बदल रहा, वोल्टेज चेंज होगा, करंट चेंज होगी, लेकिन पावर कभी भी चेंज नहीं होती है, ये दिमाग में बैठा लो, ठीक है। ट्रांसफार्मर में पावर जो है वो लॉस नहीं होती है, जितनी इनपुट पावर करोगे उतनी आउटपुट पावर मिलेगा, बस इनपुट पावर में वोल्टेज अगर लो होगा तो आउटपुट में वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा। अगर एक चीज़ बढ़ रही दूसरी घट भी तो रही, अगर एक चीज़ घट रही तो दूसरी बढ़ रही, समझिए बात को। लेकिन उनका जो इनटू है, पावर का फॉर्मूला पता है ना, वी आई, वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज बढ़ेगा करंट कम हो जाएगी, करंट बढ़ेगा वोल्टेज कम हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, पावर हमेशा सेम रहती है, ठीक है। तो इसके बाद लिखेंगे क्या, प्राथमिक कुंडली में जो शक्ति है, पावर, वही बराबर होगी किसके, द्वितीयक कुंडली में शक्ति के, पावर इन सेकेंडरी कॉइल। अब पावर का फॉर्मूला वी आई, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्राथमिक है ना तो वी पी आई पी, ठीक है। द्वितीयक है तो क्या लिखोगे, वी एस आई एस, ठीक है। तो बोलो जरा, वी पी अपन वी एस का मान क्या बन रहा, वी एस अपॉन आई एस अपॉन आई पी, बनेगा कि नहीं बनेगा, देखो ना, वी पी को वहीं रखो, वी एस नीचे ले आओ, आई एस को वहीं रखो, आई पी नीचे ले आओ। अब जरा ये जो तुमने इक्वेशन निकाली थी समीकरण नंबर 1 और 2 का भाग करके, इनमें कह रहा है ई पी ई एस, एन पी एस एन एस और वी पी वी एस, ये बराबर है, और अभी हमने निकाला कि वी पी अपन वी एस बराबर है आई एस अपन आई पी के। तो फाइनली क्या बनेगा हमारा, फाइनली बनेगा ई पी अपन ई एस बराबर एन पी अपन एन एस बराबर वी पी अपन वी एस बराबर, और बेटा वी पी अपन वी एस किसके बराबर है, आई एस अपन आई पी के। करंट में उल्टा होता, ध्यान रखना, सब में अगर पी ऊपर है तो एस नीचे है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एस ऊपर होगा और पी वाला कहाँ होगा, नीचे होगा। क्लियर होगी बात की नहीं, ठीक है। या फिर अपन इसका उल्टा भी लिख सकते, क्या लिख सकते, ई एस ऊपर कर दो, ई पी नीचे कर दो, एन एस ऊपर कर दो, एन पी नीचे कर दो, वी एस ऊपर वी पी नीचे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई पी ऊपर और आई एस नीचे। बेटा इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, यानी कि परिणमन अनुपात, ठीक है। अगर कोई पूछे ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात क्या है, तो उस परिणमन अनुपात की, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की परिणमन अनुपात, जैसे परिणामित्र लिखा है वैसे परिणमन, उसकी वैल्यू है स्मॉल आर की ई एस अपॉन ई पी, एन एस अपॉन एन पी, ई बी एस अपॉन वी पी, नहीं तो आई पी अपॉन आई एस। समझ में आई बात की नहीं, ठीक है, हो गया, वो सिंपल है। कार्यविधि में क्या लिखोगे, प्राथमिक कुंडली में जो हमें इनपुट सप्लाई देती हैं, कौन सी सप्लाई देते हैं, एसी, ठीक है। तो एसी सप्लाई में वोल्टेज फ्लक्स परिवर्तन के कारण प्राथमिक कुंडली में एक स्वप्रेरक विद्युत भागबल और द्वितीय कुंडली में अन्योन्य प्रेरण के कारण एक विद्युत भागबल उत्पन्न हो जाता है, जिनकी समीकरण है जिस प्रकार से, दोनों का भाग करने पर ये आ जाएगा, ठीक है। फिर ये आ जाएगा तो हम फिर क्या लिखेंगे, हमेशा ध्यान रखो, ट्रांसफार्मर में शक्ति परिवर्तित नहीं होती है, इसका मतलब प्राथमिक कुंडली में शक्ति और द्वितीय कुंडली में शक्ति दोनों बराबर रहेंगे। बी पी आई पी, वी एस आई एस, बी पी को वहीं रखो, वी एस नीचे भेजो, आई एस यहीं रखो, आई पी नीचे भेजो। अब इनको मिक्स कर दो, ई पी ई एस, एन पी एन एस और बी पी वी एस, ये तो बराबर थे ही। अब एक चीज़ और बराबर है, वी पी अपन वी एस के, आई एस अपन आई पी, वो लिख दिया, फिर इन्हें उल्टा कर दिया यहीं पे, और ये जो चीज़ है वो किसके बराबर आ गई, स्मॉल आर के, जिसे हम कहते हैं परिणमन अनुपात। इसके बाद एक चीज़ लिखनी है हमें, ट्रांसफार्मर की दक्षता, ठीक है। ट्रांसफार्मर की दक्षता
एफिशिएंसी, इसको हम ईटा से लिखते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है निवेशी शक्ति, सॉरी निर्गत शक्ति यानी आउटपुट पावर और बटे में इनपुट पावर, ठीक है, यानी कि निवेशी शक्ति इनटू में 100, ठीक है। तो बोलो निर्गत यानी आउटपुट, आउटपुट पे क्या मिलेगा, इधर मिलेगा ना आउटपुट, तो इधर वी एस है और करंट कितनी आई एस, तो वी एस आई एस, और इनपुट में क्या लिखोगे वी पी आई पी गुणे में 100, समझ गए। और ध्यान रखो ट्रांसफार्मर की दक्षता 95% के ऊपर होती है, 95% के ऊपर होती है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। बस हो गया। ठीक है, इसको देख लो, फोटो मोटो खींच लो एक और पढ़ लो पूरा। बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, ध्यान से देख लेना। हो गया। नेक्स्ट, अब इस पे एक आध दो सवाल और देख लें जरा, एसी के चैप्टर के सवाल ज़्यादा आते हैं इसके। जैसे एक सवाल है, 2 बार आया यूपी में, देखो, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 100 हर्ट्ज आवृत्ति पर, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, शॉर्ट में लिख लो एसी परिपथ में, एसी परिपथ में 100 हर्ट्ज आवृत्ति पर, 100 हर्ट्ज आवृत्ति पर सप्लाई विभवांतर 80 वोल्ट है। 100 हर्ट्ज आवृत्ति पर सप्लाई विभवांतर 80 वोल्ट है, 80 वोल्ट है। एक संधारित्र को श्रेणी क्रम में, एक संधारित्र को श्रेणी क्रम में, एक संधारित्र को श्रेणी क्रम में 10 ओम प्रतिरोध के साथ, एक संधारित्र को श्रेणी क्रम में 10 ओम प्रतिरोध के साथ, 10 ओम प्रतिरोध के साथ इस परिपथ से जोड़ा जाता है, 10 ओम प्रतिरोध के साथ इस परिपथ से जोड़ा जाता है। तो परिपथ का शक्ति गुणांक, तो परिपथ का शक्ति गुणांक 0.5 हो जाता है। तो परिपथ का शक्ति गुणांक 0.5 हो जाता है, 0.5 हो जाता है। इस संधारित्र की धारिता ज्ञात करें, इस संधारित्र की धारिता ज्ञात करें, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, ठीक है, और बहुत ही सही सवाल, ध्यान सुनो। 2-3 चीज़ें सीखने की हैं। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 100 हर्ट्ज आवृत्ति, आवृत्ति को स्मॉल एफ से लिखोगे, 100 हर्ट्ज हो गई, ठीक है, फ्रीक्वेंसी
ठीक है। और आवृत्ति पर विभवांतर 80 वोल्ट है, AC वोल्टेज है। कितना है? 80 वोल्ट टोटल वोल्टेज, ठीक है। एक संधारित्र को श्रेणी क्रम में 10 ओम के प्रतिरोध के साथ, यानी कि एक प्रतिरोध है और उसके श्रेणी क्रम में एक संधारित्र, उससे इसको जोड़ दिया AC सोर्स को जो 80 वोल्ट का है और उसकी आवृत्ति है 100 हर्ट्ज़। चलो जे आर है, ये सी है, ठीक है। इसका मतलब सर्किट कौन सा है? RSC सर्किट। तो कह रहे परिपथ का शक्ति गुणक 0.5 हो जाता है। शक्ति नहीं भैया, पावर नहीं, शक्ति गुणक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़। इसको हम कहते हैं भैया पावर फैक्टर, समझ गए ना। और फॉर्मूला होता है इसका cos फाई, ऑलवेज ध्यान रखो। क्या फॉर्मूला होता है शक्ति गुणक का, पावर फैक्टर का? cos फाई। उसकी वैल्यू हमें दी है 0.5। अब इस सवाल को करने के लिए तुम्हारे भेजे में वो डायग्राम होना चाहिए फेजर वाले। RC सर्किट देखो, RC सर्किट में क्या था? इधर करंट थी, VR हमेशा यहीं बनता, BC इधर पे कहाँ आता? नीचे। अरे धारा आगे होती, वोल्टेज पीछे होता ना इसमें C में। फिर इनका परिणामी निकाला था जो इधर आया था बीच में, V परिणामी था कि नहीं टोटल, जो कि मालूम यहाँ कितना है? 80। बीच में एंगल कितना बना था यहाँ पे? फाई, याद करो, अभी बनवाया कल। तो समझ रहे ना इस ट्रायंगल को देखो। अच्छा ये VC था तो इधर सामने भी क्या था? VC, ठीक है। ट्रायंगल को उठाओ जरा, ये कितना एंगल है? फाई। ये V है, ये VR है जिसका फॉर्मूला होता IR, ये VC है जिसका फॉर्मूला होता IXC, और ये V का फॉर्मूला होता IZ, नहीं होता। ये प्रतिरोध है, ये धारितीय प्रतिघात है, ये प्रतिबाधा है Z। अब अगर हम यहाँ से सोचो cos फाई लिखें, ठीक है, तो बोलो cos फाई का फॉर्मूला। बेटा फाई के सामने ये लंब है, ठीक है, और 90 के सामने जानते हो तो कर्ण है ही। 90 के सामने फाई के सामने लंब, 90 के सामने कर्ण, जो बचा ये हमारा आधार है, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो जो cos का फॉर्मूला है वो क्या होता? आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो आधार कितना है? IR, हाइपोटेनस कितना? IZ। देखो I से I कैंसिल, ये फॉर्मूला होगा cos फाई का, R अपॉन Z। अब ये सारे फॉर्मूले याद थोड़ी पर कर पाओगे? cos फाई का अलग करो, tan का अलग करो, sin का अलग करो, ट्रायंगल याद रखो ना सीधा, ठीक है। अच्छा cos फाई की वैल्यू दी उसने हमें 0.5, R की वैल्यू दी है उसने हमें, R की वैल्यू कितनी है? 10 ओम का प्रतिरोध दिया सवाल में, देखो ज़रा, R की वैल्यू 10 ओम है, ठीक है। तो R को 10 कर दो और बटे में Z को यहाँ ले आओ, 0.5 को नीचे भेजो, 10 अपॉन 0.5, पॉइंट हटेगा 0 पड़ेगा, 5 से 100 काटो 20 बार। अब आओ Z पे, तो Z का फॉर्मूला है भैया यहाँ पे RC सर्किट में R² प्लस में XC², रूट हटेगा स्क्वायर चढ़ेगा, ठीक है। और R की वैल्यू कितनी कर देंगे अपन? 10 का स्क्वायर XC², और रूट आके स्क्वायर चढ़ाओ 20 का स्क्वायर, तो XC² बराबर 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100, यहाँ ले आओ -100, 400 में 100 घटाओ 300, स्क्वायर हटा के रूट चढ़ाओ, ठीक है। XC बराबर √100 × 3, नहीं लिख सकते इसको 300 को, ताकि 100 का रूट 10 कर पाओ। 10√3 आ गया XC का मान। लेकिन हमें XC थोड़ी चाहिए, क्या पूछ रहा हमसे? परिपथ की धारिता पूछ रहा ना। हाँ धारिता ज्ञात करें, धारिता मतलब C चाहिए हमें, तो फिर तुम्हें XC का फॉर्मूला आना चाहिए। क्या होता है? XC बराबर 1/ω/c, है कि नहीं? C को ऊपर ले आओ, ले आए, 1/ω का फॉर्मूला बताओ 2πf, और फ्रीक्वेंसी कितनी है देखो ज़रा, 100, f का मान 100 है ना, तो 2πf, और 10√3 को नीचे ले आओ, इनटू में 10√3 और आ गए, नहीं समझे? C को ऊपर, ओमेगा का फॉर्मूला 2πf, f का मान 100 और 10√3 को नीचे भेज दिया, गुणा कर दो सबके, इतना बने, वही आंसर है। 1/10 100 10 में 1000 हो गए, 1000 तो नहीं 2000, ठीक है। पाई और √3, ये हमारा C का मान आ जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? नोट करो इसे, ठीक है। तो ये इसमें पता होना चाहिए RC सर्किट का ये फेजर डायग्राम कैसा होता, ये चीज़, ठीक है। 2 बार आ चुका बोर्ड में, 2016 में, 2015 में।
इसको नोट करो जल्दी। इस चैप्टर की न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो बात को। कल गर्ल्स की स्ट्रेंथ सही थी, है ना। अब आगे अगर फेयरवेल ना हो, है ना हो कोई प्रोग्राम, है ना, और कोई पार्टी वार्टी रखी हो, किट्टी पिट्टी कोई भी, और तो कृपया डेली और आ लो 2-3 दिन, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट एक सवाल और है, उसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं बोर्ड पे। तो 37 में क्या कह रहा है, एक श्रेणी LCR परिपथ जिसमें L का मान है 10 हेनरी। LCR सर्किट है जिसमें L है, एक R है, एक C है, ठीक है। तो L का मान है 10 हेनरी, C का मान है 40 माइक्रोफेरेड, ठीक है, और R का मान है 60 ओम, ठीक है। को 240 वोल्ट की परिवर्ती आवृत्ति मतलब जो लगातार चेंज हो रही फ्रीक्वेंसी, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा गया है, ठीक है, AC सोर्स है। फिर क्या कह रहे हैं, गणना करें स्रोत की कोणीय आवृत्ति जो परिपथ को अनुनाद की अवस्था में लाता है। पहला तो कह रहा है आवृत्ति याद करो, आवृत्ति बताओ जो अनुनाद लाए। तो सीधी सी बात कह देते कि अनुनादी आवृत्ति बताओ। नहीं समझे, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी चाहिए ना, अनुनादी आवृत्ति। कल बताया था फॉर्मूला हमने क्या होता, 1/2 पाई √LC। बोलो, यही फॉर्मूला था। बहुत आते हैं इस पर सवाल, बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं अनुनादी आवृत्ति पे, समझ गए ना, 110%, समझ गए, ये सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है अनुनादी आवृत्ति का। तो 2 पाई √LC, L का मान 10 हेनरी और C का मान ये लिखा है 40 माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶। देखो 4 को ऐसे रखो, 2 बिंदी मतलब 2 प्लस और 6 माइनस, तो होगा -4। 4 का रूट 2 -4 पे रूट है तो 10⁻⁻2 और हो गया, ठीक है। -2 को ऊपर ले आओ, +2 का मतलब 10 का स्क्वायर जो हो गया 100। 2 बिंदी प्लस की हो गई है और क्या ऊपर जाके, और नीचे 2 दूनी 4 पाई, ठीक है। तो 4 से 100 कट गया 25/पाई। ये तो आ गई हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। पाई की वैल्यू रख देना 3.14, ठीक है। डिवाइड कर लेना जो भी आए, काय में आएगी, हर्ट्स में आएगी, आवृत्ति है तो हर्ट्स में आएगी। फिर क्या कह रहे हैं, और एक बात और देखो, सुनो, ये हमारी आवृत्ति निकली, उसने हमसे पूछी कोणीय आवृत्ति। कौन सी? कोणीय आवृत्ति। तो बेटा जो कोणीय आवृत्ति है ना वो होती है ओमेगा। नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं, ओमेगा बराबर 2πf कर दो, पहले f का मान निकाल लो, फिर ओमेगा बराबर 2πf कर दो। तो 2πf, f की वैल्यू है 25/पाई, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल, 25 दूनी 50 रेडियन प्रति सेकंड, ये आंसर आ गया अपना। समझ आई बात कि नहीं? पहले f बराबर फॉर्मूला लगा लो, फिर कोणीय आवृत्ति चाहिए जो कि होती है ओमेगा, और 2πf का फॉर्मूला लगाओ, f आपने निकाल ही लिया है, ठीक है। पहला तो क्वेश्चन ही हो गया। दूसरा कह रहे हैं अनुनादी आवृत्ति पर धारा। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है,
अनुनादी आवृत्ति पर धारा। एक बात बताओ, आई बराबर वी अपॉन जेड होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि देखो ना तो इसका प्रतिरोध, ना इसका प्रतिरोध, ना इसका प्रतिरोध, हमें तीनों का मिला के प्रतिरोध लिखना पड़ेगा, जो कि कौन होता है बताओ? जेड, यानी प्रतिबाधा। लेकिन यहाँ पर क्या है भैया? अनुनाद। और अनुनाद में जो जेड है वो आर के बराबर ही होता है, क्योंकि इसमें एक्सएल और एक्ससी हो जाते हैं कैंसिल। हमने आपको 10 बार पॉइंट बोला था कल कि अनुनाद की स्थिति में आरएलसी परिपथ ओमीय परिपथ की भांति व्यवहार करता है। समझ गए ना? होते तो तीनों हैं आरएलसी, लेकिन काम केवल आर करेगा। तो यहाँ पे जो जेड का मान है वो आर के बराबर होगा। कब होगा बराबर? जेड बराबर आर, जब अनुनाद की आवृत्ति होगी। हमेशा ध्यान रखो। तो आई बराबर में वी अपॉन में आर करना है। वोल्टेज हमने दिया है तुम्हें, कितना दिया था वोल्टेज? देखो 240, ठीक है। और एक बात और, जब वो बोलता है 240 वोल्ट का एसी है, ध्यान रखो VRMS दिया होता है तुम्हें। बोले कि 240 वोल्ट के एसी स्रोत से जोड़ दिया, तो 240 वोल्ट वो VRMS वैल्यू है, शिखर मान नहीं है वो। समझ गए ना? तात्क्षणिक मान है वो। कौन सा मान है? RMS वैल्यू है, हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। तो एक तरह से VRMS है, जिसकी वैल्यू 240 बटे में आर का मान कितना है? 60, 4 एम्पियर आ गई, ठीक है। थर्ड पॉइंट, प्रेरक के सिरों के बीच अनुनाद की दिशा में, ठीक है, वर्ग माध्य मूल विभव पतन। अब देखो क्या कह रहा, अपन से कह रहा कि प्रेरकत्व के सिरों पर वोल्टेज बताओ। प्रेरकत्व के सिरों पर वोल्टेज अनुनाद की स्थिति में, यानी कि VL की वैल्यू पूछ रहा हमसे। तो VL बराबर होता है IXL, ठीक है। तो I की वैल्यू कितनी है? करंट तो हम निकाल चुके, अनुनाद में 4 है। XL करंट सब में सेम रहती है, ध्यान रखो, श्रेणी क्रम है ना। अब आ जाए XL, तो XL का फॉर्मूला क्या होता? 2πfl, ये चलो ओमेगा L कर लो, है ना। तो 4 गुणे ओमेगा की वैल्यू निकाली थी अभी अपन ने 50, और L की वैल्यू कितनी है? 10। करो 50 10 500 गुणे 4, 2000 वोल्ट, ठीक है। हो गया भैया। ठीक है, इसको देखो एक बार ढंग से। हो गया। नेक्स्ट, ठीक है, एक आध और देख लो सवाल इसमें। जैसे कि ट्रांसफार्मर की बात, ट्रांसफार्मर के सवाल भी बहुत आते हैं। जैसे कि उन्होंने दे दिया अपन को, अपन से कह रहे हैं कि आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या है 1100 और 110 है। मतलब प्राथमिक कुंडली में जो फेरे हैं और ऐसी द्वितीयक कुंडली में जो फेरे हैं, समझ गए ना। प्राथमिक कुंडली में फेरे NP होते हैं, द्वितीय कुंडली में फेरे NS होते हैं। दोनों के मान दिए 1100 और 110। पहले सोच के बताओ, ये उच्चाई ट्रांसफार्मर है कि अपचाई? प्राथमिक में फेरे हैं 1100 और द्वितीयक में है 110, मतलब आगे फेरे ज़्यादा हैं,
पीछे फेरे कम है, यहाँ पे वोल्टेज हाई होगा प्राथमिक में, उसको चेंज करेंगे अपन लो वोल्टेज में, फेरे कम है ना, और जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज बनाए वो होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। समझ गए होंगे, ठीक है। फिर प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज 220 है, यानी यहीं पे है हमें सप्लाई वोल्टेज VP, यानी प्राथमिक वोल्टेज होती है 220 वोल्ट, ठीक है। और यदि द्वितीय कुंडली में जुड़े यंत्र की प्रतिबाधा 220 ओम हो, द्वितीय कुंडली में जो प्रतिरोध दिया उन्हें या प्रतिबाधा दी वो है कितनी, 220 ओम, ठीक है। तो प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान बताओ, चाहिए उन्हें IP है, चलो कोई बात नहीं। ट्रांसफार्मर का कोई भी सवाल है परिणमन अनुपात जरूर लगेगा। अब परिणमन अनुपात क्या पढ़ा था बोलो, NS/NP VS/VP ES/EP बराबर में IP/IS, बोलो ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा है। अब यहाँ पे तुम्हें जिसकी ज़रूरत है वो ले लो, NS/NP दिए हैं तो ये तो यूज़ करना ही है। वोल्टेज की बात कर रहा था तो चलो ये वाला यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को लेके चलो, NS 110, NP 1100, VS नहीं पता, VP 220, इससे ये कट गया तो मैं 10 बार, और एक 0 से 0 कैंसिल, 22 को यहाँ ले आओ, 22 वोल्ट आ गया VS का मान, ठीक है। अच्छा अब सेकेंडरी का वोल्टेज है, सेकेंडरी में जो प्रतिरोध है द्वितीयक में जो प्रतिरोध है उसकी वैल्यू दी 220 ओम, या प्रतिबाधा कह लो, ये कई बात है। तो फिर करंट निकाल लो IS VS अपॉन में ZS से, अरे I बराबर V/R होता, R की जगह Z लगाओ यहाँ पे, प्रतिबाधा नेट प्रतिरोध, तो VS कितना है बोलो, 22 अभी निकाला, ठीक है। और ZS कितना है वो ने दिया था हमें 220, 10 बार कट गया, यानी कि करंट आई 0.1 एम्पियर। अबे 10 से 1 में भाग करोगे 0.1 ही तो आएगा। अब IS पता चल गई, हमसे पूछ रहे भाई IP, तो कोई दिक्कत नहीं, अब इनको बराबर कर लेंगे, क्योंकि NS/NP पता है, IP हमें निकालना है और IS हमने निकाल ही लिया। तो पहले को चौथे को बराबर कर दो, NS/NP बराबर में IP/IS, सिंपल। NS की वैल्यू कितनी है 110, NP की 1100, IP की निकालना है, और IS अभी हाल निकाली 0.1, इससे कट गया था मैं 10 बार, और 0.1 को यहाँ ले आओ, तो 0.1 बटे में 10, इसको यहाँ ले आओ, बटे में 10 है ही, बराबर में IP, 10 से डिवाइड करोगे 2 अंक बाद पॉइंट हो जाएगा 0.01, समझ गया ना। ये IP की वैल्यू आ गई, ठीक है, आ गई भैया, ठीक है, यानी कि प्राइमरी में करंट आ गई, ठीक है। अच्छा इसी सवाल में अगर हमसे पूछता ट्रांसफार्मर की दक्षता बताओ, ट्रांसफार्मर की क्या बताओ दक्षता, यानी ईटा क्या होता, VS/IS VP/IP इंटू में 100, यही फॉर्मूला पढ़ा कि नहीं अपन ने, है ना। तो बोलो VS/IS कितनी है वैल्यू, VS की 22 इंटू IS कितनी आई 0.1, VP कितना कहाँ गया, ये दिया 220, और IP कितना है 0.01 गुणे में 100, ठीक है। यहाँ एक 0 बढ़ा दे रहा है ताकि 2 अंक के पॉइंट से 2 अंक का पॉइंट कट जाए। अब ऊपर 22 से कम 22 है और नीचे 22 0
220 एकम 220 गुणे में 100। ठीक है, गलती कर रहा है कहीं। अच्छा यहाँ पे भी तो जीरो है, ये 10 है ना, ये बाई 10 में 220 होंगे, काट दो। 100%, यानी इसकी दक्षता 100%। समझ गया? तो VSIS बटे में VPIP करने से दक्षता आ जाएगी। वैसे 100% तो नहीं मिलती, यहाँ आ रही, लेकिन हर बार 100% नहीं मिलेगी, 95 से 100 के बीच में होती है। 100% का मतलब तो शुद्ध हो गया, अति शुद्ध। अति शुद्ध तो कोई है ही नहीं, नहीं समझे?